मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल है इसमें, पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कुछ टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और इस शो में हम लोग कई सारी बातें करने वाले हैं, इसलिए अगले आधे घंटे तक जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी और NFT पर क्या है टैक्सेशन के नियम। स्टूडेंट को अगर मिली है मोटी रकम तो क्या उसे भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, और साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रॉपर्टी बुकिंग रद्द करने पर कैसे मिलेगा GST रिफंड। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इन दिनों सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। दरअसल जिस उत्साह के साथ लोगों ने उसमें पैसा लगाना शुरू किया था, करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा रहे थे, अब वो उत्साह खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि उसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये नुकसान हो रहा है तो लोगों को समस्या ये है कि जिन लोगों ने मोटा मुनाफा कमाया वो भी अब निकलना चाहते हैं। तो निकलने या फिर नुकसान उठाने या मुनाफा उठाने पर टैक्स के नियम बड़े पेचीदे हैं और बहुत सख्त हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। इस पे गौरी से पूछ लेता हूँ। गौरी, ये सबसे पहले तो ये कि इस पे क्रिप्टो करेंसी और NFT पे अगर पूछूं कि टैक्सेशन के नियम क्या हैं, टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, तो क्या है प्रावधान इस पर? देखिए लक्ष्मण, पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा इन है, बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। हमने भी कई शोज़ किए, आपको ध्यान होगा, कि कैसे टैक्स भरना चाहिए। हम अपने हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट करते थे और अपने हिसाब से बताते थे कि ऐसे पे कीजिए, ऐसे पे कीजिए। लेकिन पिछले साल बजट में सरकार ने बताया कि आप इसको फ्लैट रेट 30% पे कीजिए। कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। अगर जब आप इसको बेच रहे हैं तो यानी कि जो खरीद रहा है उसको 1% TDS भी काटना होगा। और जो आपने नुकसान की बात की, क्योंकि अब बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है इसमें, तो जो नुकसान है उसको आप ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना ही किसी और इनकम के साथ इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत टफ रूल्स हैं। मतलब आपको क्रिप्टो करेंसी को किसी और इनकम के साथ कभी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। जो नुकसान आपको क्रिप्टो करेंसी में हुआ है वो आपको एज इट इज़ ही झेलना पड़ेगा। आपको और कोई इसमें बेनिफिट सरकार नहीं देती है। अनलाइक जो बाकी ऑप्शंस हैं जहाँ पे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड काफ़ी आसानी से किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें नुकसान को सेट ऑफ कहीं नहीं कर सकते। नुकसान हुआ तो आपका और मुनाफा हुआ तो सरकार, 30% सरकार का गया। तो ये फायदे का सौदा बचा कि नहीं बचा इतना टैक्स लगने के बाद? देखिए, क्रिप्टो करेंसी में अब जो हम देख रहे हैं, जो लोग बहुत ईगरली इन्वेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में एक्सपोजर था, वो अब धीरे धीरे या तो ख़त्म होता दिख रहा है उनमें या कम होता दिख रहा है। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से पहले इन्वेस्ट किया करते थे, अब उस हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन कर रहे हैं आप, तो सतर्क रहिए, क्योंकि सरकार इसको बहुत साफ तरीके से मान्यता भी नहीं दे रही है, हालांकि मनाही भी नहीं की है, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसके जरिए करने पर ही पाबंदी है। और फिर भी आप मुनाफा कमा रहे हैं तो टैक्स आपको देना पड़ेगा 30%। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात गौरी ने बताया कि अगर आपको नुकसान होता है तो आप नुकसान को कहीं भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, जैसे कि बाकी ऑप्शन आपके पास खुले रहते थे। यहाँ बिल्कुल साफ है, इसलिए आप अपने जोखिम को ध्यान में रखिए और जहाँ तक संभव हो इसको ख्याल में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं। अगर आप मुनाफा कमाते हैं तो इस टैक्स के प्रावधानों का भी खास ख्याल रखें। हालांकि इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सेंट्रल क्रिप्टो करेंसी के तर्ज पे ही एक सेंट्रल डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि एक विकल्प के तौर पर आने वाले दिनों में आम लोगों को देखने को मिले। ये तो रही बात क्रिप्टो करेंसी और उस पर टैक्स की देनदारी को लेकर के। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं भोपाल से। सतीश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं सतीश भोपाल से बोल रहा हूँ। जी सतीश जी बताएं, सवाल क्या है? मेरा सर सवाल ये है, मेरा बेटा 19 साल का है और वो कॉलेज में पढ़ रहा है अभी। ठीक है। उसको मेरे बड़े भाई ने, मेरे रियल ब्रदर ने उसको फ्यूचर के लिए 5 लाख रुपए ऑनलाइन गिफ्ट किया है उसको। अच्छा।
है ना। तो अब वो क्या, उसने पैन नंबर भी ले लिया मेरे बेटे ने अभी। हाँ। तो अब क्या उसको रिटर्न, क्या ब्लड रिलेशन में मिला है तो रिटर्न में भरनी पड़ेगी है, क्योंकि इनकम तो कुछ है नहीं उसकी अभी। लेकिन सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बड़े भाई ने आपके लड़के को पैसा दिया फ्यूचर के लिए, इतनी चिंता करते हैं अपने भाई के बच्चे को लेकर के, तो अच्छी बात है। तो अभी आपने बहुत सही सवाल उठाया, चूंकि पैसा मिला है वो भी अच्छी खासी रकम है, 5 लाख रुपए, और गौरी इन्होंने पैन भी ले रखा है, रिटर्न भरना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी कोई और इनकम नहीं है, तो रिटर्न तो भरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब कोई बड़ा अमाउंट गिफ्ट में मिलता है तो हर प्रोफेशनल एक अलग व्यू देता है कि आप उसको रिटर्न में दिखाइए या आप उसको रिटर्न में मत दिखाइए। दोनों ही केस में टैक्सेबिलिटी तो ज़ीरो है, क्योंकि आपके ब्लड रिलेशन में, यानी कि जो रिलेटिव की डेफिनेशन में एज पर इनकम टैक्स एक्ट में आते हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया है। तो जो 5 लाख रुपए की रकम आपके बेटे को मिली है उसके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। अगर आप रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप रिटर्न भर भी सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो आप कोई लॉ को ओवररूल नहीं कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा ये कि 5 लाख पे आप कह रही हैं, क्योंकि 5 लाख तक रिटर्न भरना जरूरी नहीं, इस वजह नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताया ने गिफ्ट दिया है। ताया जो होते हैं वो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये जो पैसा उनको मिला है ये एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई इनकम टैक्स उनको देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपनी रिटर्न फाइल भी करेंगे तो आप इसको एग्जेम्प्ट इनकम में ही दिखाएंगे, आप उसको टैक्सेबल नहीं दिखाएंगे। अगर ये 10 लाख भी होता तो भी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर मान लीजिए इनके लड़के ने उस 5 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि फ्यूचर के लिए तो हो सकता है खर्च ना करें, कहीं इन्वेस्ट कर दे, और उस इन्वेस्टमेंट पर उनको अच्छी खासी आमदनी हो रही, तो बिल्कुल कोई क्लबिंग की प्रोविजन जिसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई 5 लाख को उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस पर सपोज कीजिए उन्होंने 50,000 कमाए, 1 लाख कमाए, वो उनके बेटे के ही इनकम में टैक्सेबल होंगे। और जहां ये इनकम आपके बेटे की सारे सोर्सेस से मिला के, हो सकता है कल को उनकी नौकरी लगे या वो कोई फ्रीलांस काम शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करें, तो अगर उससे इनकम होती है तो वो अगर 2.5 लाख से ऊपर जाती है टोटल इनकम, सारी इनकम्स मिला के, तो उनको रिटर्न भरनी ज़रूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें, जो कि हम ऐसे हर सवाल में साथ में बताते हैं, कि अगर ऐसी कोई मोटी रकम आपको गिफ्ट में मिली है जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो गिफ्ट डीड बना के ज़रूर चलिए, ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल इसका ख्याल रखिएगा। और इस 5 लाख रुपए के आधार पे तो कोई रिटर्न नहीं फाइल करना है, इसके ऊपर आमदनी भी होती तब भी आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से, जहां से स्नेहा केसरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर। स्नेहा जी नमस्कार, क्या उलझन आपकी? नमस्कार सर, मैं स्नेहा बोल रही हूँ कोलकाता से। सर मेरी सवाल ये है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 में मेरे फादर ने एक लैंड सेल की थी अंडर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को, जिसमें टीडीएस 3 लाख की टीडीएस डिडक्ट हुई थी। बट किसी रीजन की वजह से हमने जो रिटर्न लगाया था 15-16 का, वो इनवैलिड हो गया था। और हमारे जो प्रैक्टिशनर थे उन्होंने रिवाइज नहीं की रिटर्न, तो वो रिटर्न इनवैलिड ही रह गया। तो सर क्या अभी हम वो टीडीएस की रिफंड क्लेम कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्योंकि अब आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं और अब आप उस रिटर्न को वैलिडेट नहीं कर सकते हैं खुद से। लेकिन एक तरीका है जो आप एक बार करके देखिए, कि एक कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जमा करा दीजिए। जब आप ऑफलाइन जमा कराएंगे तो खुद पर्सनली जाके नीचे जो आस्क डेस्क होता है उस पर ना देके, अगर आईटीओ से आप खुद मिले, जो भी आपके वार्ड के कंसर्न्ड ऑफिसर हैं उनसे मिले और उनको रिक्वेस्ट करें और उनको जो कॉन्डोनेशन लेटर है वो सबमिट करें, तो हो सकता है कि वो उसको वैलिड वो कर दे। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत पुरानी रिटर्न है और अब रिवाइज भी नहीं हो सकती है। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे पत्नी को दिए गए गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई लोगों के सवाल लेंगे, अभी हमारे पास कॉलर हैं, लेकिन एक सवाल जो बार बार हर शो में आता रहता है वो है कि पत्नी को जो गिफ्ट दिया जाता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा क्या, उस पर टैक्स की देनदारी क्या बनती है? तो मुझे लगता है इस पर एक कंप्रिहेंसिव जवाब दे देंगी तो कई सारे दर्शकों का भला हो जाएगा। जी देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक रिलेटिव्स की डेफिनेशन है, जिसमें बहुत सारे रिश्तेदार इंक्लूडेड होते हैं। अगर उनसे कोई गिफ्ट मिलता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, जिसमें पति पत्नी भी इंक्लूडेड हैं। और कौन कौन इंक्लूड है? बहुत सारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची। ब्लड रिलेशन में जो है वो है मोटा मोटा। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन एक बार गिफ्ट लेने या देने से पहले उस एक्ट की डेफिनेशन को जरूर चेक कीजिएगा। अगर कोई रिलेटिव उससे बाहर होता है तो
तो फिर वो पूरा अमाउंट जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाता है। अब बात करें पति पत्नी की, तो अगर पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को कोई गिफ्ट दे रही है तो दोनों ही केस में दोनों के ही ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जो बाकी रिलेटिव्स की जो गिफ्ट अगर बाकी रिलेटिव्स से एज पर इनकम टैक्स एक्ट मिल रहा है तो उस केस में ये क्लबिंग के प्रोविजंस नहीं लगते हैं। तो ये जो प्रोविजन है ये कहता है कि अगर जैसे पति ने पत्नी को कोई अमाउंट गिफ्ट किया और पत्नी ने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर कोई कमाई की, तो जो उन्होंने उसके ऊपर कमाई की है, जो उनको मुनाफा हुआ है, वो सारा का सारा हस्बैंड की इनकम में ऐड होके टैक्सेबल होगा। और वाइस वर्सा, अगर पत्नी ने पति को दिया है तो भी ऐसा होगा। तो हम लोग बेसिकली जो टैक्स पेयर्स हैं वो ये करते थे कि टैक्स बचाने के लिए, जैसे वाइफ की कोई इनकम नहीं है तो वाइफ के नाम पे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करके उनके नाम पे एफडी करा दी, तो इससे आप टैक्स से बच नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपको उस पर 30% ही टैक्स देना होगा, क्योंकि वाइफ ने जो उस पैसे पे इंटरेस्ट कमाया है वो आपकी ही इनकम में टैक्सेबल हो रहा है। तो ये जो लूप होल है ये सरकार ने प्लग किया हुआ है कई सालों से, और इसमें आप जो टैक्स प्लानिंग करते थे या टैक्स इवेजन करने की कोशिश करते थे वो नहीं कर पाएंगे। इसमें एक सवाल और मेरे पास आया था, वो लोग कुछ लोग पूछ भी रहे थे, वो है कि सपोज करिए पति ने घर खरीदा और घर खरीद के वो दोनों के नाम पे रजिस्ट्री हुई, दोनों के नाम पे पैसा दिया, पति ने खुद दिया, और जो रेंट पे उसको दे दिया, और रेंट एग्रीमेंट जो है उस पत्नी के नाम पे और पत्नी के खाते में पैसे आता है, तो उस पैसे पे कौन टैक्स पे करेगा? पत्नी करेगी? उसमें भी अब पति ही पे करेगा, क्योंकि जो पति है वो डीम्ड ओनर है इस केस में। सारा पैसा क्योंकि पैसा उन्होंने पे किया के लिए तो पति ने ही दिया है, तो ये पति की ही इनकम मानी जाएगी। वो तो पत्नी को ऐड कर लेते हैं लीगल पर्पसेस के लिए कि कल को कोई अनहोनी हो जाए, कुछ हो जाए तो वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो घर वाइफ के नाम पे हो। लेकिन वाइफ की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही है इस केस में, क्योंकि वाइफ की कोई इनकम ही नहीं है, तो वो जो रेंटल इनकम आएगी वो सारी पति के ही हैंड्स में टैक्सेबल। तो बिल्कुल ध्यान रखें, पत्नी को पैसा देकर के आप इनकम टैक्स से बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपका पैसा है तो टैक्स आपको ही देना पड़ेगा उस पर अगर कोई आमदनी होती है तो। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से हमारे पास कॉल आया है धर साहब का। धर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? क्वेश्चन ये है, हाँ बस ठीक है जी, बताएं सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मेरी जो मिसेज है वो क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन है, उनकी इनकम इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स पे है। तो इन्होंने 1 लाख का LTCG जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक ऑलरेडी किया हुआ है इस साल। अच्छा, और इनका जो है इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर ही है। तो और इन्वेस्टमेंट इन्होंने 1.5 लाख का अंडर सेक्शन 80C किया हुआ है। तो मेरा अब ये क्वेश्चन ये है कि अंडर सेक्शन 112 के 1 लाख इनको फ्री हो जाएगा LTCG, और जो बेसिक एग्जेम्पशन है इनकी 3 लाख की है, 50,000 इनका इंटरेस्ट छूट मिलती है। तो टोटल ये 6 लाख अगर हम इनको बुक कर लें अपना बाकी 3 लाख इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो ये क्या 3 लाख तक बुक कर सकते हैं विदाउट टैक्स पेइंग एनी टैक्स? और दूसरा क्वेश्चन भी रिलेटेड है एक थोड़ा सा, इससे पहले कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसका जवाब लेते हैं, फिर अगला सवाल आपसे पूछेंगे। आप कॉल पे बने रहिएगा जी। देखिए, जो आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो अगर आपने बुक किया है किसी भी साल में और आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में कुछ भी अमाउंट फ्री है, जैसे आपने बोला कि आपको 50,000 की इनकम हो रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और आपका बाकी 2.5 लाख, क्योंकि आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो 2.5 लाख आपका फ्री पड़ा है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका है वो आप 2.5 लाख तक वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो 80C है वो इस केस में नहीं मिलता है, तो 80C को आप भूल जाइए। लेकिन आप जो अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऑलरेडी आपको फ्री हो गया है, क्योंकि वो तो एज पर लॉ आपको फ्री किया गया है। और उसके बाद आपका जो उसके ऊपर का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो आप इस 2.5 लाख से एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ये 3 लाख के ऊपर जाएंगे आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। चलिए, तो अगला सवाल क्या है धर साहब? अगला सवाल ये है कि भाई इन्होंने, मेरी मिसेज ने अपनी डॉटर को कुछ शेयर्स लास्ट ईयर एज गिफ्ट ट्रांसफर किए थे ऑफ मार्केट में, लिस्टेड शेयर्स हैं, तो ऑफ मार्केट में इन्होंने लास्ट ईयर किए थे कुछ ट्रांसफर, और वो अभी जैसे हम उसको सेल कर लें
तो इसका जो है किसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है और किस डेट से बनती है? ठीक है। तो देखिए, क्योंकि ये गिफ्ट किया है अपनी डॉटर को आपकी वाइफ ने, तो जब आपकी डॉटर इन शेयर्स को सेल करेंगी तो जो कॉस्ट एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं। और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी, इन 3 रिश्ते। अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ कैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में एफडी कर दी। अब एफडी कर दी तो एफडी पे जो इंटरेस्ट था वो जाके पति साहब की इनकम में जाके जुड़ गया। अब पति साहब ने कहा भाई मैंने तो हार दिया था, ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? तो अगर शेप चेंज भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज भी हो जाती है दिए हुए अमाउंट की, तब भी वो क्लबिंग का नियम लागू रहता है। इसके अलावा एक्रीशन, किसी ने शेयर्स गिफ्ट किए पत्नी को, उन पे बोनस शेयर्स आ गए, एक्रीशन हुआ, कुछ जुड़ गया, वो भी जाके क्लब हो गया, उसके ऊपर बोनस शेयर्स जो मिले वो जाके क्लब हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आपने अगर कोई ऐसी चीज गिफ्ट की है और उस पर घाटा हो जाता है, तो अगर साहब प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं तो लॉस भी जुड़ेगा, लॉस भी बिल्कुल जुड़ेगा। एक इसमें और बात, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चिड्डा। गौरी, एक सवाल हमारे पास आया है विजय सिंह साहब का, ये मुंबई से हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय सिंह साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार गौरी जी, नमस्कार। मैं टैक्स गुरु का लास्ट 5 ईयर से बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है, मुझे बहुत नॉलेज मिला है। बहुत बहुत टैक्स धन्यवाद। गुरु टीम को बहुत बड़ा धन्यवाद है, बहुत बड़ा थैंक्स है। अभी मेरा सवाल ऐसा है कि देखिए, हमारी जो फॉर्म है उसका नाम है XYZ, हमारा जो पैन नंबर है इनकम टैक्स के अंदर वो भी हमने फॉर्म का नाम XYZ नाम से लिया हुआ है। फॉर्म का बिजनेस है बैंक्वेट हॉल चलाना, बैंक्वेट हॉल रन करने का, जिसका नाम है ABC। और वो बैंक्वेट हॉल जो है वो शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, ऑफिस मीटिंग्स के लिए भाड़े पे हम लोग देते हैं। अभी मेरा सवाल ये है कि हम लोग GST रजिस्ट्रेशन अंडर वॉलंटरी ऑन वॉलंटरी बेसिस अंडर कंपोजिशन स्कीम हम लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो हमें वो फॉर्म का नाम जो XYZ है जिसके नाम पे इनकम टैक्स के अंदर पैन रजिस्ट्रेशन है वो नाम पे करना चाहिए कि जो बैंक्वेट हॉल का नाम ABC है वो नाम पे करना चाहिए? ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल पहले सवाल का जवाब दे दें, पहले सवाल का जवाब दे देते हैं, फिर दूसरा सवाल आपका ले लेंगे। आप फोन पे बने रहिए। और आपका ये जो है नाम बड़ा ही अनूठा नाम रखा है, XYZ और ABC। वो टीवी पे बताना नहीं चाह रहे आप? टीवी बताना नहीं चाहते हैं आप? बड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं बोला। ठीक है बताइए। ठीक है, तो देखिए, जो आपने XYZ बताया जिस पे आपका पैन रजिस्टर्ड है उसको हम बोलते हैं लीगल नेम, और जो आपका ABC आपने बताया जिस नाम पे आपका बैंक्वेट हॉल, जहाँ पे आपका बोर्ड लगा होगा, बैनर लगा होगा, जिस नाम को आप एडवर्टाइज करते होंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रेड नेम। तो जब आप अपना GST रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको दोनों ही नाम उसमें पूछे जाएंगे एप्लीकेशन में कि लीगल नेम क्या है और ट्रेड नेम क्या है। तो लीगल नेम में आप डालिए XYZ और ट्रेड नेम में आप डालिए ABC। तो आपको दोनों ही डालने हैं, और ज्यादातर मैं आपको बता दूं बिजनेस में ऐसा ही होता है कि लीगल नेम कुछ और होता है, ट्रेड नेम कुछ और होता है। तो आपने कुछ गलत नहीं किया है और कुछ अलग नहीं किया है। बिल्कुल। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल ये है कि ये हम लोग जा रहे हैं कंपोजिशन स्कीम में ऑन वॉलंटरी बेसिस, दिस इज द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो उसमें थ्रेशोल्ड अपर लिमिट कितनी है? 20 लाख की है, 40 लाख की है?
गौरी? कितनी है उसके अंदर, और देखिए- हमें रेट ऑफ टैक्स क्या भरना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को रेट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा वो। ठीक है। देखिए, कॉम्पोजिशन जो सर्विसेज के लिए बनाई गई है उसमें जो अपर लिमिट है वो है 50 लाख। तो जैसे ही आप 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस करेंगे तो आप कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाएंगे और आप रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे। और जो रेट कॉम्पोजिशन का रखा गया है फॉर सर्विसेज वो है 6%। तो आपको 6% के रेट पे आपको देना होगा, और इस केस में आपको कोई इनपुट नहीं मिलता है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम का सबसे मेन रूल ये है कि आपको कोई भी इनपुट आप अवेल नहीं कर सकते हैं। तो सारे इनपुट आपके डेड इनपुट हो गए, और जो आपका आउटपुट है उस पर आपको 6% का टैक्स देना होगा। पड़ेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं राजेश जी का, जो ईमेल के जरिए आया है। इन्होंने दरअसल 2020 में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदा था और 2021, 21, 22 के लिए जीएसटी का भुगतान भी कर दिया, लेकिन 2022 में पोजेशन से पहले ही बुकिंग इन्होंने कैंसिल कर दी। अब बिल्डर ने रिफंड देने से तो मना कर दिया, अब जानना चाहता है कि जीएसटी जो हमने चुकाया क्या वो रिफंड मिल सकता है, क्या मिलेगा तो कैसे? गौरी? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है। यूजुअली ऐसे केसेस में जीएसटी का रिफंड बिल्डर देता नहीं है, लेकिन अगर कोई रिफंड दे सकता है, अगर आप बिल्डर को मना सकते हैं तो आप बिल्डर को बोलिए कि अपनी रिटर्न में जो आगे की रिटर्न्स वो भर रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट करें। जो सेल की एडजस्टमेंट है B2C में वो एडजस्ट करें या क्रेडिट नोट इशू करें और दें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बिल्डर है उनको कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो जीएसटी रिटर्न है वो जा चुकी होती है, तो कोई भी आगे की रिटर्न्स को अपना छेड़ना नहीं चाहता है। लेकिन आप कन्विंस कर सकते हैं तो वो आपको रिफंड दे दें। कोशिश करिए, शायद मिल जाए, लेकिन आसान नहीं होगा। तो गौरी, सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और पता लिखना और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि हम लोग आपसे लाइव सवाल जवाब कर सकें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।